बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर हम हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनमें कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये चीज़ें होती क्या है, तो इनको बारी बारी से सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी की, है ना। फिर हम पढ़ेंगे मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? मान लो मेरे पास कोई एक गैस है, मेरे पास ये कोई एक गैस है। इस गैस के, ये हमारे पास ये एक पूरी गैस है। इस गैस का जो हमें टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी? इसका टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, इसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो होती है हमारे पास हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to rise the temperature of a body by unit degree celsius या by 1 degree celsius। क्या हो जाएगी ये? it is the amount of heat required, it is the amount of heat required to rise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी हमें इस पूरी बॉडी का? ये ध्यान रखो, इस जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है उसमें क्या होता है? इस पूरी बॉडी का, है ना, पूरी बॉडी होती है हमारे पास, पूरी गैस होती है एक। इस गैस को हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हो जाएगी हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम सी से लिख देते हैं। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है वो सी होती है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगी? हीट गिवन, कितना टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हो गई हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं, क्या होगी? हमारे सिलेबस में वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ही हैं, तो हमारे पास अब आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? ये हीट कैपेसिटी थी कि किसी एक बॉडी का, है ना, या फिर गैस का, हम गैस के बारे में बात करें तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ये क्या होगी हमारे पास? ये हमारे पास होगी कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए, एक, जैसे हमारे पास मान लो ये एक गैस है ना, हमारे पास ये गैस है, ये तो हमारे पास थी कि इस पूरी गैस का टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक, ये थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई है ना, नाम से ही पता लग रहा है स्पेसिफिक। मतलब 1 ग्राम का, इसमें 1 ग्राम होगा, है ना, जैसे पता नहीं कितने, इसमें जितनी भी ग्राम गैस है, हमें 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस समझो। ये क्या थी कि पूरी गैस को हम कितनी हीट देंगे, पूरी गैस की बात हो रही थी कि पूरी गैस को हीट देने के, कितनी हीट देंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैंने इसका 1 ग्राम ले लिया,
मैंने इसका 1 ग्राम ले लिया कि हम इस 1 ग्राम के 1 ग्राम का जो मास है उसको उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। इसमें पूरी बॉडी थी, इसमें एक 1 ग्राम है ना। 1 ग्राम को 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required, it is the amount of heat required to rise the temperature of a body टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, बॉडी नहीं, ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी। 1 ग्राम को, है ना, उस पूरी गैस में 1 ग्राम के जो मास है उसको, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई मास इंटू डेल्टा T। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, या कैलोरी में होगी वैसे जूल पर, ये हमारे पास ग्राम हो गया, और ये डिग्री सेल्सियस। याद रखना इसकी यूनिट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास आ सकती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे हमारे पास 4 प्रोसेस थी, उन चारों प्रोसेस में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालेंगे आइसोथर्मल में कितनी आएगी, एडियाबैटिक में कितनी आएगी, आइसोबार में कितनी आएगी, है ना, आइसोकोरिक में कितनी आएगी। तो अगर हम बात करेंगे आइसोथर्मल की, अगर मैंने बात किया आइसोथर्मल, एक मैंने बात की आइसोथर्मल की और एक मैंने बात की एडियाबैटिक की। आइसोथर्मल में हमारे पास जो डेल्टा टी होता है वो 0 होता है, और एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी 0 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आइसोथर्मल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये डेल्टा टी 0 हो गया तो ये आ गई हमारे पास इनफाइनाइट। और एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू 0 है, मतलब हमने कोई भी हीट नहीं दी, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, इसका वैसे भी इतना पूछा जाता है नहीं, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में क्या होगी। अब बात करते हैं मेन चीज जो आएगी, वो आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी भी मेन चीज नहीं आई है, अभी आनी बाकी है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सेकंड हम बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। वॉल्यूम पे मैंने लिख दी इसको CV। एक काम करते हैं, इसको मैंने छोटा लिख देते हैं, है ना, ये C को, ये C जो मैंने लिखा है इसको मैंने स्मॉल लिख दिया। अभी बात करेंगे कि इसको मैंने स्मॉल क्यों लिखा है ना, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल लिख दिया। ये स्मॉल में लिखी है सारी की सारी। अभी बात करेंगे कि स्मॉल में क्यों लिखा है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, CV निकालना है हमें, है ना, हमें निकालना है CV निकालना है। तो CV क्या आ जाएगा, CV क्या आएगा हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q बाय M डेल्टा T। CV ये आ गया, है ना, M डेल्टा T। यहाँ पे CV है ना, CV है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैंने जो Q लिखा हुआ है इसको आगे देखेंगे, चलो अभी इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा CV आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास किस में आ जाएगा,
प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर में लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे क्या आएगी, प्रेशर पे मैंने उसको Cp लिख दिया, Cp लिख दिया, स्मॉल सी में लिख देते हैं Cp, Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Cp आ गया। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो Q की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, Cv m डेल्टा T, और यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, Cp m डेल्टा T। अब ये Cp और Cv को ध्यान से समझ लो। Cp है वो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हमें एक ग्राम मास को हीट, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें 1 ग्राम मास को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये हो गई Cp और ये हो गई Cv। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मेन बात आती है, ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। इसकी यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जो हमारे पास आती है, इंपॉर्टेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ये तो वैसे भी इनफाइनाइट और जीरो ही होंगी अगर हम एडियाबैटिक की और आइसोथर्मल की बात करें, है ना। ये तो हमने करके देख लिया, डेल्टा Q और डेल्टा T जीरो है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि किसी एक गैस में मैंने उसका 1 मोल ले लिया, एक गैस के 1 मोल ले लिया, है ना। ये हमारे पास एक गैस है, इसका मैंने ले लिया 1 मोल। इस 1 मोल के टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, है ना। जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसमें क्या था, ये मैंने क्या लिया था, 1 ग्राम लिया था हमने, यहाँ पे 1 ग्राम मास लिया था, है ना। ये हमने क्या लिया था, मास लिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, कि मास के इसको 1 ग्राम के मास को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर में क्या आ जाएगा, 1 ग्राम की जगह क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गया, कि 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो आ जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole of 1 mole of a gas, to rise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius, है ना, by 1 degree Celsius। वन डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितने हीट चाहिए, 1 मोल को, है ना, 1 मोल, इसमें 1 ग्राम था, और हीट कैपेसिटी में पूरी बॉडी थी, हीट कैपेसिटी में क्या थी, पूरी बॉडी थी, पूरी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करना था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हुआ, 1 ग्राम लिया हमने, माँ जो गैस थी उसका 1 ग्राम लिया, कि 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आ गई हमारे पास, 1 मोल आ गया, कि 1 मोल को राइज करने के लिए, 1 मोल के टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो आ गई हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा इन तीनों में डिफरेंस होता क्या है।
ठीक है। अब इसके लिख देते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको मैं कैपिटल सी में लिखूंगी, है ना, दिखाने के लिए और कैपिटल लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल सी में आएगा। इसको हमने कैपिटल सी लिखा, इसको हमने स्मॉल सी लिखा था। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा T। इसकी यूनिट लिखेंगे तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आएगी, इसकी यूनिट आ गई जूल पर मोल इंटू ये, है ना, इसमें ये किस में आई हमारे पास, पर मोल डिग्री सेल्सियस। ये आ गई हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट में ही हमारे पास आएगी, देखो जो हमारे पास इसमें क्या हमारे पास, ये भी फॉर्मूला तो वही है, ऊपर क्यू है नीचे डेल्टा टी है। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए तो सेम ही एक्सप्लेनेशन रहेगी, है ना। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 तो ये इनफाइनाइट, और एडियाबैटिक में क्यू 0 तो ये 0। अब मेन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, कब, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलो बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर कितनी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम है, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हमारे पास CV, है ना, कैपिटल सी है तो थोड़ा सा बड़ा लिख दो इसको, CV इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो Q है ना, Q है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है जिसने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमने क्या देखा था, जो DQ होता है ना, जो DQ होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, DU प्लस DW। अब यहाँ पे DQ की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, DU प्लस DW। DW क्या होता है, P इंटू DV, है ना, P इंटू DV। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो यहाँ से DQ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, DU के इक्वल आ गई, है ना। तो ये हीट में चेंज, कितनी हीट देनी पड़ेगी वो किसके इक्वल आ गई, DU के इक्वल आ गई। अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें तो मैं CV को ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। CV को मैंने लिख दिया, CV हमारे पास आ गया DU डिवाइडेड बाय N इंटू DT। स्मॉल चेंज की बात करें, कितना स्मॉल चेंज की, है ना, स्मॉल चेंज की बात करें, कितना टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें कि कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। अब U की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। चलो इसकी बाद में बात करेंगे, अभी हमने CV निकाल दिया है ना, CV निकाल दिया है। या फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, DU भी निकाल सकते हैं। DU किसके इक्वल आ जाएगा, N CV DT, N CV DT के इक्वल आ गया। ठीक है, अब चलो अब हम चलते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पे क्या आ जाएगा, प्रेशर पे हमने CP लिख दिया, इसको कैपिटल C इंटू P, क्या आ गया हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसने भी पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, जो हमारे पास DQ होता है वो किसके इक्वल होता है, DU प्लस
डब्लू के इक्वल होता है ना, डी यू प्लस डी डब्लू के इक्वल होता है। सी पी अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें तो सी पी हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाई एन इंटू डी टी। स्मॉल चेंज की बात करें तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी क्यू आ गया एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी। ठीक है, अब देखो अब इन फॉर्मूला का यूज क्या है वो देख लो। यहाँ से हमने क्या लिखा था, डी यू आया है वो एन सी वी डी टी। किसी भी गैस के लिए मान लो हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, किसी ने बोला कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया वो निकालना है, और आपको दे दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कोई हमें गैस दे रखी है, उसमें आप लोगों को दे रखी है सीवी दे रखी है और टेम्परेचर दे रखा है। डीयू की जैसे हमें इंटरनल एनर्जी निकालने के 2-3 फॉर्मूले मिलेंगे, 2-3 फॉर्मूले मिलेंगे। मान लो किसी में हमें दे रखी है डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो। किसी में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दी, हमें दे दिया कि सीवी दे दिया और टेम्परेचर में चेंज दे दिया, ये दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम तब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमें ये दे दिया कि हमें दे दिया सीपी दे दी और हमें टेम्परेचर में चेंज दे दिया, और हमें निकालना है हीट, निकालना है कि हीट में कितना चेंज आया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि हम किस, जितने भी फॉर्मूले, जैसे हीट निकालने के कितने फॉर्मूले हैं, इंटरनल एनर्जी निकालने के कितने फॉर्मूले, वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन जिसमें आए, क्वेश्चन में जितने भी जो भी डेटा हमें दिखेगा कि हमें क्या दे रखा है, उस हिसाब से हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू की वैल्यू पुट करो एन सी पी डी टी विच इज इक्वल टू डी यू। डी यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, डी यू क्या है हमारे पास, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। और वर्क डन क्या होगा हमारे पास, पी डी वी। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0 नहीं होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा। हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, सब लोगों ने सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। क्या होती है हमारे पास, होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम इसमें चेंज की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख देते हैं एन पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो यहाँ पे पी डी वी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एन आर डी टी पुट कर दो। क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, हमारे पास ये निकल के आ गया एन सी पी डी टी विच इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी। एन से एन कैंसिल आउट हुआ, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम मेयर्स फॉर्मूला। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, ये आ गया हमारे पास मेयर्स फॉर्मूला। अगर आप लोगों को मेयर्स फॉर्मूला निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और होता क्या है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये याद रखना, ये सी है कौन सा, है ना, ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट वाला सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट वाला सी है ये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस पे। जैसे हमने निकाला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, अब जो हमारे पास ये वाला सी था, छोटे वाला सी, है ना, सी वी, या फिर हम सी पी, छोटे वाले सी पी की बात करें तो ये था कि हमें मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी एक गैस के, कोई एक गैस है हमारे पास, उसके 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो था ये। अब हमने क्या किया, मान लो मैंने एक गैस ले ली, कोई भी गैस ले लो, मान लो मैंने N2 ले ली, है ना, एक ऑक्सीजन कुछ भी ले लो, हमने एक N2 गैस ले ली, एक गैस ले ली हमने बोल दिया कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें इसकी स्पेसिफिक हीट, मान लो हमें एक गैस दे दी N2, इसका 1 ग्राम, सीपी की बात हो रही है, सीपी या सीवी किसी की भी बात कर लो, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो होगी सीपी, है ना, या फिर सीवी कुछ भी बोल दो। 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इसको हीट चाहिए
CV या फिर CP, कुछ भी बोल दो, लेकिन स्मॉल में आएगी, है ना। ये हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। अब जो N2 होती है उसमें उसके 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं CV का। उसके लिए हमारे पास आ गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्मॉल CV और ये कैपिटल CV में फ़र्क क्या है ना। हमारे पास हमें ये पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है हमारे पास। 1 मोल, अगर हम N2 की बात करेंगे तो इसका मास होगा 28, 1 मोल में हो गई हमारे पास 28 ग्राम। 1 मोल में कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया। ये हमारे पास है 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट CV। तो 28 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ हो गई अब तो ये, है ना। क्या हो गया, हमें 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, CV, स्मॉल CV। अब हमें क्या चाहिए, 28 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, CV, है ना, कैपिटल CV। अब ये कैपिटल CV किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल CV हो जाएगा 28 इंटू CV, है ना। सिंपल सा आ गया, कितना आ जाएगा ये 28 इंटू CV, स्मॉल CV। ऐसे ही तो निकालते हैं, एक ग्राम का मास 100 है, 32 ग्राम का मास कितना होगा, है ना, ये करते तो हैं, ठीक है, बचपन से करते हैं ये। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल CV किसके इक्वल हो गया, 28 इंटू CV। अब 28 तो क्या था, इसका मोलिकुलर वेट था। तो अगर हम CP और CV में रिलेशन निकालें तो CP और CV में रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, CV, कैपिटल CV और स्मॉल CV में रिलेशन निकाले, या फिर कैपिटल CP या स्मॉल CP में रिलेशन निकाले तो क्या आएगा, कैपिटल CV किसके इक्वल आएगा, मोलर मास, कोई भी एक गैस है उसका मोलर मास इंटू स्मॉल CV। या फिर कैपिटल CP में रिलेशन निकाले तो कैपिटल CP किसके इक्वल आएगा, मोलर मास इंटू स्मॉल CP। ओके, ये हो गया हमारे पास रिलेशन हो गया CP में, CV में, स्मॉल CV, कैपिटल CV, सब में स्मॉल CP, कैपिटल CP, इनमें रिलेशन हो गया। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की भी बात करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था, हमने लिखा था जो DU होता है, DU इंटरनल एनर्जी, वो किसके इक्वल हो गई, NCV dt के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, CV किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1/n DU/n इंटू dt। अब DU की बात करते हैं। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, या फिर वो तो ये कहता है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, N इंटू F/2 RT। यहाँ पे F क्या है हमारे पास, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तो मैंने वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, मैंने तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ले ली। दोनों में फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है। जो हमारे पास गैस है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, है ना, गैस है हमारे पास, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। हमने स्टार्टिंग में यही तो माना था कि ATG में पोस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका सम होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है 0, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, ये क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या बच गई हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच गई। तो काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी लिख दो, या फिर इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिख दो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ से U हमारे पास क्या आ गया, N इंटू F/2 RT। अब यहाँ पे F क्या है, F है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या आ गया हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वैल्यू पुट कर दो, ये वाली जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, CV इज इक्वल टू, ये कैपिटल CV है ना, इसको स्मॉल मत समझना, ये हमारे पास है, ये कैपिटल CV है। तो हमारे पास क्या आ गया, CV की वैल्यू कितनी आ गई, DU की वैल्यू पुट करो, 1/n D/dt ऑफ
क्या आ जाएगा, F/2 RT। तो यहाँ पे NB तो है ना, NB है, NB है हमारे पास N F/2 RT। तो यहाँ से N देखो, N डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं मोनोटोमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए अलग अलग होती है ना। जैसे मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, डायटोमिक के लिए 5 होगी, ट्राइटोमिक में लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर के लिए 5 होगी, नॉन लीनियर के लिए 6 होगी। तो ये भी क्या होते हैं, कांस्टेंट्स ही तो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एफ भी बाहर आ जाएगा, आर भी तो एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, 2 है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ टी बच जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 1/n, n भी बाहर आ गया, F/2 भी बाहर आया, R भी बाहर आया, अंदर क्या बच गया dt/dt, और ये dt/dt कैंसिल आउट होगा, क्या बच गया हमारे पास, n से भी n कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया F/R/2। क्या आ गया हमारे पास, F/R/2। ठीक है, मतलब हमारे पास जो CV की वैल्यू निकल के आ गई, अब ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास है CV, कैपिटल CV क्या आ गई, F/2 इंटू R, F/2 इंटू R। इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास जो CP माइनस CV का रिलेशन आया था, एक हमारे पास रिलेशन आया था CP माइनस CV, क्या आया था, R आया था। अब CV की वैल्यू तो आ गई है F/2 इंटू R, CV की वैल्यू क्या आ गई, F/2 इंटू R इज इक्वल टू R। तो यहाँ से CP क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस F/2 इंटू R। ये आ गया हमारे पास CP आ गया। तो ये वाली वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, CP और CV दोनों की वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। CP की क्या आई है, CP की आई है हमारे, CV की आई है हमारे पास F/2 इंटू R, और CP की क्या आ गई, उसमें एक प्लस कर दो R को, है ना, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन होता है CP माइनस CV, जिसको हम मेयर्स रिलेशन बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, ACP है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने आप लोगों को एडियाबेटिक प्रोसेस समझाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था गामा के बारे में, है ना, कि गामा एक कांस्टेंट होता है, और गामा को निकालते कैसे हैं। गामा जो हमारे पास गामा होता है वो होता है CP/CV, रेशियो होता है CP का और CV का। वैल्यू पुट कर दो, गामा किसके इक्वल आ जाएगा, CP की वैल्यू क्या है 1 प्लस F/2 इंटू R, 1 प्लस F/2 इंटू R, डिवाइडेड बाई F/2 इंटू R। R से R कैंसिल आउट हुआ, ये क्या आ गया हमारे पास, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/F। ये आ गया हमारे पास गामा, ये CP आ गया, और ये आ गया हमारे पास गामा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास गामा। ये गामा आ गया हमारे पास, और ये CP एंड CV आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास CP, CV और गामा, ये तीनों चीजें, सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब आप लोगों को बनाना है एक चार्ट। क्या चार्ट बनाना है मैं बता देती हूँ। देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है गैस। गैस हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो मोनोएटॉमिक है, एक डायटोमिक है, और एक ट्राइएटॉमिक है ना। ट्राइएटॉमिक में एक हमारे पास है लीनियर, ट्राइएटॉमिक में ये लिख देते हैं लीनियर, और एक है हमारे पास नॉन लीनियर। ये ट्राइएटॉमिक हो गई, और ये भी ट्राइएटॉमिक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे गैस तो हो गई। अब इसके बाद हमें लिखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है मोनोटोमिक के लिए। फिर उसके बाद हमें लिखना है इसका CV लिखना है, इसका फिर हमें CP लिखना है, कैपिटल में लिख देते हैं थोड़ा सा।
हमें क्या लिखना है, CV लिखना है, हमें लिखना है, फिर CP लिखना है, फिर हमें लिखना है गामा, जो गामा कितना होता है हमारे पास CP/CV, क्या होता है हमारे पास CP/CV। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है। जैसे मैं लिख के बताती हूँ क्या होगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, F को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, कलर ये कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, डायएटॉमिक के लिए 5 होगा, ट्राइएटॉमिक के लिए भी 5 होगा, लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए कितना होगा, 6 होगा। अब बात करते हैं CV की। CV हमारे पास होती है F/2 इंटू R, है ना। R की फॉर्म में लिखेंगे सभी को, F/2 इंटू R, F/2, 3/2 इंटू R, 3/2 R, 5/2 इंटू R, 5/2 R, 5/2 इंटू R, 5/2 R, 6/2 इंटू R, 6/2 R, और ये हमारे पास हो गया 3R। अब CP की बात कर लेते हैं, 1 प्लस F/2 इंटू R, 1 प्लस F/2 इंटू R, 1 प्लस 3/2 क्या होगा, 5/2 इंटू R, 5/2 R, ये क्या होगा 7/2 R, ये क्या होगा हमारे पास 7/2 R, ये क्या होगा 4R। ठीक है, अब गामा CP/CV, इससे इसको डिवाइड कर दो, R से R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3। अब यहाँ से देखना, मैंने बोला था गामा होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो देखना यहाँ से गामा 1 से बड़ा ही आएगा सभी में। ये क्या आएगा हमारे पास 7/5, ये क्या आएगा हमारे पास 7/5, ये क्या आएगा हमारे पास 4/3। ठीक है, ये सारी टेबल आपको बना लेनी है और आप लोगों को ये याद रखनी है, चाहे कभी भी पूछा जाए आपसे, आप लोगों को ये रटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा चैप्टर में लग गए तो ये वाला भूल गए। ठीक है, तो आज आप लोगों की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें सब कुछ दे दिया है मैंने, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सब इसमें दे दिया है मैंने। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम साइक्लिक प्रोसेस रह रहा है हमारा अपना एक, है ना, साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हीट इंजन। चलो बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए पीछे का, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम करेंगे हीट इंजन एंड साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास कार्नोट इंजन आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, वो काम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए तब तक।